आज तक कैसा लग रहा है? कल फाइनली मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है एंड ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल किया। इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट इस नन्ही सी उम्र में। घर में तो मम्मी पापा टीचर हैं, बाकी एक्सटेंडेड फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं। तो भाई ये लड़की जो है ये कहाँ से फौज के प्रति इतना मतलब चाव रख लिया और इतना मन बना लिया कि मुझे फौज में जाना है? क्या सपने देखे थे और अभी क्या क्या माइंड में चल रहा है जब से पता चला यार आई मेरिट इन रैंक अच्छी आई हुई है? क्या तैयारियां चल रही है? क्योंकि होता क्या है ना कि हम चाहते हैं कि हम सब कुछ एक दिन में रिवाइज करने, विच इज नॉट पॉसिबल। तो टीचर्स बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट टिक कर लो। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होती थी कि लिमिटेड टाइम में अच्छी रिवीजन हो जाए। ये कैसे किया जाए? सो फर्स्ट टाइम एसएसबी इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया आपने और पहली बार में रिकमेंडेशन भी मिला, फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी क्लियरेंस मिल गया। दैट इज सो अमेजिंग है ना। वो ऐसे होता है कि बस चलते गए और मतलब चीजें मिलती जा रही मिलती। बड़े सारे लोग इसको लक का नाम भी दे रहे होंगे, बट indeed luck is what it is the outcome of hard work, what I believe। तो ऐसे में कैसे प्रिपरेशन शुरू किया? बिकॉज रिटन के बाद फिर एक नई टेंशन शुरू हो जाती है ना एसएसबी की। वेलकम एंड जय डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के सक्सेस बैट की विद बी गुरकीरत में मैं मिलाने वाली हूँ आपको ऑल इंडिया रैंक 22 इन गर्ल्स एनडीए 152 रिकमेंडेड कैंडिडेट के साथ में। इनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि राह में मुश्किलें बहुत आएंगी मंजिल पाने के सफर पर, लेकिन अगर मेहनत करें तो मंजिल खुद ब खुद आपके पास चलकर आएगी। और कुछ ऐसा ही हुआ आज की हमारी गेस्ट से। तो आइए आज मिलते हैं आस्था पाठक से, जो लखनऊ से है, इंजीनियर्स एंड टीचर्स की फैमिली को बिलोंग करती हैं, और देखते हैं इस सिविलियन लड़की के अंदर आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का जुनून आखिर पैदा कहां से हुआ। सो वेरी वार्म वेलकम डियर आस्था टू दिस बैठकी विद मी गुरकीरत। जय हिंद मैम। जय हिंद। आज तक कैसा लग रहा है? कल फाइनली मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है एंड ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल किया। इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट इस नन्ही सी उम्र में। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग डिलाइटेड। अच्छा लग रहा है, बाकी ज्यादा एक्सप्रेस तो नहीं कर पाऊंगी। घर में तो मम्मी पापा टीचर हैं, बाकी एक्सटेंडेड फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं। तो भाई ये लड़की जो है ये कहाँ से फौज के प्रति इतना मतलब चाव रख लिया और इतना मन बना लिया कि मुझे फौज में जाना है? हम बचपन से एक इंक्लिनेशन था डिफेंस की तरफ। जब गन्स वगैरह देखती थी, सीआरपीएफ सोल्जर से पहले तो आया था इंक्लिनेशन। बट जब अभिनंदन सर वाला इंसिडेंट हुआ, पुलवामा अटैक, उसका एयर स्ट्राइक, उन सब चीजों से डिसाइड कर लिया कि एयरफोर्स ही ज्वाइन करना है। अरे वाह, वहां से इंक्लिनेशन स्ट्रांग हो गया। वेरी नाइस। तो मतलब शुरू भी एयरफोर्स का सपना देख के किया था और जो मंजिल भी पाई वो एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच की पाई है, राइट? तो कभी फिर अभिनंदन सर से ट्रेनिंग के दौरान या फिर आपके पोस्टिंग के दौरान मिलने का मौका मिला तो क्या शेयर करना चाहोगे? हम जैसे आई टेल कि वही मेरे आइडियल रहे एंड उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। वेरी नाइस। और आपको ये पता है जितने सारे बच्चे आज आपको देख रहे हैं, आप उन सभी के आइडल होने वाले हो, और वो भी एक दिन जब सिलेक्ट हो जाएंगे ना, दे विल मीट यू एंड से आस्था दीदी आई हैड सीन योर इंटरव्यू ऑन द यूट्यूब, और फिर आज देखिए मैं आपको देखकर स्ट्रैटेजी फॉलो करके टुडे आई एम आल्सो ट्रेनिंग ओवर हियर, राइट? सो बहुत अच्छा लगता है व्हेन प्राउड सेंचुरियंस दे कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड इतनी प्यारी प्यारी रैंक से बच्चे पास होते हैं, ज्वाइन करते हैं द नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब बात करते हैं ना उस मनमोहक सुंदर एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, द क्रैडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप की, जहां आप ज्वाइन करने वाले हो। क्या सपने देखे थे और अभी क्या क्या माइंड में चल रहा है जब से पता चला यार आई मेरिट इन रैंक अच्छी आई हुई है? क्या तैयारियां चल रही है? मैम जस्ट एक्साइटेड हूँ ज्वाइन करने के लिए। मैम जब मैं रिटन की यहाँ पे क्लास करती थी तो शुक्ला सर हमेशा कहा करते थे लाइक डू पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। तब मैम सर ने कहा था जब सो के उठा करो तो सोचा करो मैं इंडिया के बेड से उठ रहा हूँ। तो वही प्रोसेस अभी तक चल रहा है एंड मैम एक्साइटेड हूँ जल्दी से ज्वाइन करने के लिए। वेरी नाइस। यस, पॉजिटिव manifestations do play a very important role in our lives। तो जो हम पॉजिटिव सोचेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अगर एफर्ट्स और हार्डवर्क हो तो हम उस डेस्टिनेशन तक लैंड कर जाते हैं। अब बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे एग्जाम की, और थर्ड अटेम्प्ट में आपका रिटन अटेम्प्ट जो है क्लियर हुआ है, राइट?
सो 2 अटेम्प्ट्स में ऐसा क्या हुआ कि आप वो नहीं कर पाए थे, प्लस थर्ड अटेम्प्ट में क्या ड्रास्टिक चेंज किया आपने कि चीजें हो पाई? हाल ही में एनडीए 1 का एग्जाम लगा हुआ है और जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए वो एनडीए 2 की तैयारी में लग गए होंगे, क्या ध्यान में रखना है उन्हें, क्यों गलतियां हो जाती हैं? ओके मैम, हम सबसे पहली चीज़ तो मैंने जो पहले अटेम्प्ट दिए थे, एक सितंबर वाला 22 एंड एक अप्रैल 2023, दोनों मैंने 12th के साथ ही दिए अपने, क्योंकि इतना ज़्यादा उस टाइम पे मेरा मेन फोकस था कि मुझे बोर्ड्स में अच्छे स्कोर करना है, बिकॉज परसेंटेज की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा थी। उसके बाद मैंने दोनों में रियलाइज़ किया कि मैं मैथ्स पार्ट में लेंदी सॉल्यूशंस की वजह से उसको क्वेश्चंस ही नहीं ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, तो जब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगी तो ऑफ कोर्स आई विल नॉट गेट द कट ऑफ। उसके बाद पापा ने एडमिशन करा दिया था सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में, तो 17 अप्रैल से मैंने ज्वाइन किया रेगुलर क्लासेस की यहाँ आफ्टर योर 12th एग्जाम्स? जी मैम, आफ्टर 12th। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लासेस की वगैरह किया। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं फालतू में टाइम वेस्ट कर रही थी छोटे इन क्वेश्चंस पे, जो कि 2-3 लाइन में हो सकते हैं, मैं उन पे 2-2 पन्ने लगा दे रही थी एट टाइम्स। तो ये सब रियलाइज़ करने के बाद ड्रास्टिक चेंज मेरा मैथ्स में आया एंड वहाँ से मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई। फिर मतलब कहीं ना कहीं ज्वाइन करने से चीजें और रास्ता क्लियर हुआ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसमें काफी आपको पता चला। अच्छा, अक्सर काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ वो कह देते हैं, या एट टाइम्स ऑनलाइन स्टडी हो गया, या फिर ना वेरियस वीडियोस देख देख के सोचते हैं कि हम ये इस चैप्टर के लिए इन सर की देख लेंगे, उनकी देख लेंगे। ऐसे में मुझे लगता है एनडी जैसे एग्जाम जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक अटेम्प्ट में हम कदम फूक फूक के रखें, राइट? तो मैथ्स तो जैसे आपने बोला कि आपको समझ में आया कि कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस जल्दी अप्लाई करना है। साइमल्टेनियसली जब जीएटी की बात करते हैं उसमें इंग्लिश है जिसमें आपके वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स को मतलब कैसे आपने मतलब क्यूरेट किया कि यार मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है? और जो टीचर्स थे वो क्लासरूम में किस स्ट्रैटेजी से आपको बताते थे? क्योंकि पिन पॉइंट्स होंगे ना, कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजी होगी, कुछ नोट्स होंगे आपने बना रखे होंगे, वो क्या चलता था उस टाइम पे माइंड में, कैसे उसको ड्राफ्ट किया? तो मैम जीटी की जब बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस टीचर्स ने कहा कि वोकैबुलरी का मेजर रोल आता है, बिकॉज पीक्यूआरएस के क्वेश्चन जो आते हैं वो इजीली अरेंज कर सकते हैं। वे टाइम पे तो अटेम्प्ट में चेंज हो गया था, वो पैटर्न वो आया ही नहीं। तो मेन फोकस वोकैबुलरी पे किया था, जैसे टीचर्स पढ़ाते थे उनको घर पे जाके सेम वे में उन्होंने अलग अलग ट्रिक्स सिखाई थी याद करने की, वही याद करके रिवाइज करती थी। ओके। उसके बाद बाकी जब साइंस का पार्ट आता था वो मैं फील करती थी मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो वहाँ पे तो ज़्यादा मुझे स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा। कौन सी क्लास की साइंस आपको लगता है कि आती है मैम आई थिंक 10th लेवल। 10th की आती है? तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आप देखिए टेंशन नहीं लेना बिकॉज 10th लेवल का है। मल्टीपल टाइम्स बच्चे बैठ के मैं यही बोल के जा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। एंड मैम एसएसटी पार्ट जो मेरा वीक था, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं उधर था, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ी थी। तो उसमें कुछ अलग से मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं अलग से कुछ पढ़ लूँ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। बट जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था रोज उसे रिवाइज करती थी, क्योंकि एसएसटी में भूलती थी तो बार बार रिवाइज करती थी, लर्न करती रहती थी, तो उसी से तो रिवाइज करने के दौरान मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका मॉडर्न पढ़ाया गया है, मीडिएवल कंप्लीट हो रहा है, एंशिएंट कंप्लीट हो रहा है, तो क्या स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि होता क्या है ना कि हम चाहते हैं कि हम सब कुछ एक दिन में रिवाइज कर लें, विच इज नॉट पॉसिबल। तो टीचर्स बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट टिक कर लो, ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होती थी कि लिमिटेड टाइम में अच्छी रिविजन हो जाए? ये कैसे किया जा सकता है? एक तो मैंने स्टार्टिंग से रेगुलर रिवीजन किया हुआ था, और जब पढ़ती थी खुद से तो उसमें लिखा हुआ है तो उसको शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिखती थी, कि वहाँ पे वर्डिंग में अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में। जब फाइनल का टाइम आया तो सबसे पहले तो मैंने अपने शॉर्ट वाले पढ़े कि उससे एक ओवरव्यू मिल जाए। उसके बाद फोकस मॉडर्न पे और एंशिएंट पे ज़्यादा किया था, मिडिवल पे कम किया था, तो उसके थ्रू हो गया। उससे हो गया। और अभी जैसे एग्जाम इज ऑल सेट फॉर 21st, राइट? गिनती के हफ्ता 10 दिन बचे हुए बच्चों के लिए, ऐसे में ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको कैसे यूज करना है? हम ये गोल्डन टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे हम नहीं सोच सकते कि हम कुछ नया पढ़ ले, बिकॉज वो नहीं प्रिपेयर कर सकते। बट जितना प्रिपेयर है वहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, उसको रिवाइज कर लें, और जो थोड़ा बहुत भूल रहे हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, तो उससे क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट। सो नाउ ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो, क्योंकि रिटर्न के बारे में ज्यादा क्वेश्चन अभी कर रही हूँ बिकॉज बड़े सारे बच्चे रिटर्न की वीडियोस को इस समय तलाश रहे हैं। अच्छा, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, मॉक टेस्ट सीरीज हो गई, इनका क्या रोल होता है स्पेसिफिकली? और अब के जो ये 10-15 दिन बचे हैं, अगर किसी ने अभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया, वो कैसे ध्यान दे और कैसे इसका बेनिफिट उठाए? ओके मैम,
मैम जो भी पीवाईक्यूज होते हैं, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा उस पे आप पीवाईक्यूज जब लगाते हैं, तो कोई भी बुक उठा लें उसमें 200-300 पीवाईक्यूज होते हैं ओके। पुरानी ईयर से। हम्म। तो उस पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन में नहीं हो सकते, बट आप 2 दिन में टारगेट रखिए कि मुझे इस डेट तक ये कंप्लीट करना है। तो टारगेट स्टडीज से आपको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज का बहुत बेनिफिट, जैसे यहाँ पे भी वीकली मॉक टेस्ट होते थे, तो मैम उससे मुझे पता चल जाता था कि मेरे इस बार कम आए तो यहाँ पे कम हुए, और अच्छे जितने भी स्कोर्स आते थे उनसे कॉन्फिडेंस बढ़ता आता था कि हाँ ये वाला पोर्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मैम उसी तरह से जिनको अभी भी 10-15 दिन है, वो भी पीवाईक्यू सॉल्व करके कर सकते हैं, उनसे भी बेनिफिट मिल जाता है, कट ऑफ तक तो आ ही जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, ऐसे में जब रिटन एग्जाम की बात होती है, आप देखो एप्लीकेशंस आती हैं, 12-15 लाख के ऊपर एप्लीकेशंस आ रही हैं, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ देम क्लियर, ठीक है। मैं चाहे कोचिंग संस्थानों की बात करूं या जिस भी मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, टीचर तो सेम होता है। उसी में से वो बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई कर लेते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग अकेडमीज ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं उनको काउंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहनत आपको करनी होगी, राइट। यू कांट टोटली डिपेंड ऑन वन पर्सन और एन इंस्टीट्यूट अगर आप खुद हार्डवर्क नहीं करते हो। तो मैं ये चाहती हूँ, आप ये बताओ कि जो स्टूडेंट अब अप्रैल से 2024 टारगेट के लिए सिंचुरी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं, आपने यहाँ का पूरा स्केड्यूल देखा हुआ है, कैसे क्लासेस होती हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, या एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई, या एसएसबी के बीच बीच में जो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन जीटी ग्राउंड के विजिट शेड्यूल होती हैं। ऐसे में एक अच्छी रूटीन क्या होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हॉस्टल में रहे यहाँ पर, या वो लखनऊ लोकल का हो, चाहे वो देहरादून का हो, क्या रूटीन फॉलो करे एक बच्चा? हम सबसे पहले तो मैं थोड़ी लेजी पर्सन थी 12th तक। मैंने जब एनडीए का ड्रीम देखा अपना, सबसे पहले नींद को कंट्रोल किया, थोड़ा कम करना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि मेन टाइम रिटेन के टाइम पे आपका पढ़ाई पे जाएगा, सो यू शुड प्रेफर साइकिल और वॉकिंग, तो उससे आपकी एक्सरसाइज का रूटीन आपका मेंटेन रहेगा। उसके बाद फिर अपना टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे इतनी देर से इतनी देर पढ़ना है, फिर ये करना है। बिकॉज अगर आप सोचते हो अभी पढ़ लेंगे, 2 घंटा पढ़ लेंगे, उससे आपका फिक्स नहीं रहता है कि आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, बट आपका फिक्स है कि मुझे 5 से 8 पढ़ना है, तो वो टाइम फिक्स रहना चाहिए, वो नहीं चेंज होना चाहिए, तो उससे वर्क करना है। सो बेसिकली जैसे आपको बताया, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का जो रूटीन है वो अपनी पर्सनल रूटीन के हिसाब से आप अमेंड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सेंचुरियन में 4 आवर की क्लासेस होती हैं, उस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर करना है कि थोड़ा सा 1-2 घंटे नींद को जो है आप आउट करके उस जगह पर रिवीजन या एटलीस्ट फिजिकल वर्कआउट या अपना नॉर्मल रिलैक्स टाइम प्लान करके अपने पूरे दिनचर्या को आराम से अमेंड कर सकते हो एज पर द एग्जामिनेशन। और ये टास्क था, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब घर में तो सब टीचर हैं, तो ऐसे में जब एनडीए जाने की इच्छा जाहिर करी पेरेंट्स को, तो क्या रिएक्शन था, प्लस कैसा था, और अब जब सिलेक्ट हो गए हो तो व्हाट इज द माहौल एट घर? तो मैम जब मैंने पहले बचपन से कहती थी डिफेंस की तरफ इंक्लिनेशन, तो सबको लगता था मैं मस्ती में ऐसी कह रही हूँ, पर जब मैंने सीरियसली उनसे कहा कि मेरा है, तो तब मैम सीरियस था गर्ल्स के लिए, तब एनडीए था नहीं। तब पापा कहते थे बेटा अभी अच्छे से पढ़ लो, अच्छे स्कोर्स लाने, तुम्हें सीरियस करना है। बिकॉज मैम उन लोगों ने हमेशा मुझसे यही चीज कही कि तुम्हें जो भी करना है तुम वो करो, बस जो भी कर रही हो उसको फुल डेडिकेशन के साथ करो, और सक्सेस चाहिए हमें। अब जब फाइनली हो गया वो चीज, तो हम सब लोग एक्साइटेड है काफी, दे ऑल आर एक्साइटेड कि सब मुझे छोड़ने जाएंगे खड़गवासला। दैट इज नाइस। वही एक्साइटमेंट चल घर में और कौन कौन है मम्मी पापा के अलावा? मम्मी पापा और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। 2 बड़ी बहनें हैं, तो बड़ी बहनें क्या करते हैं? हम बड़ी वाली दीदी की शादी हो चुकी है, वो भी टीचर है, और छोटी वाली दीदी एमबीए कर रही है। ऑलराइट। सो मदर और फादर कौन से सब्जेक्ट्स को टीच करते हैं? पापा केमिस्ट्री के टीचर है, मम्मा इकोनॉमिक्स। तो पढ़ाई में हेल्प किया एनडीए की प्रिपरेशन के दौरान? यस मैम, मेरा केमिस्ट्री पार्ट सबसे स्ट्रांग रहा है। यहाँ पे रिजवान सर भी जब भी पढ़ाते थे, सबसे पहले मैं आंसर करती थी, सर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मैं आंसर कर रही हूँ। और मैम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, बट एक आधा आता है। हाँ। मम्मी ने हिस्ट्री वगैरह में हेल्प किया, बट मेरा थोड़ा वीक था वो, तो डांट भी पड़ती थी। दैट इज गुड। सो देख रहे हैं ना, कंबाइंड एफर्ट्स होते हैं। अगर कोई संस्थान ये कह रहे कि सब हमने किया तो ऐसा नहीं है। वी प्राउडली से कि जब एक बच्चा सिलेक्ट और रिकमेंड होता है ना, तो संस्थान से ज्यादा सबसे ज्यादा मेहनत उसके पेरेंट्स की होती है, बिकॉज वो संस्कार जो है उस बच्चे के अंदर पेरेंट्स ने इंस्टिल किए हैं। हमें वो अच्छा मटेरियल उन पेरेंट्स की बदौलत मिला है, जिसपे हमने अपनी पॉलिशिंग और रिपेयरिंग करके
रिकमेंडेशन तक पहुंचाया है, दैट्स इट। सो इट्स ऑल द कंबाइंड एफर्ट्स, हर छोटा छोटा व्यक्ति आपके सक्सेस में बहुत बड़ा हिस्सेदार होता है, राइट? मेरी सिस्टर्स ने भी मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड। सो फर्स्ट टाइम एसएसबी इंटरव्यू एक्सपीरियंस Yes, किया ma'am. आपने, और पहली बार में रिकमेंडेशन भी मिला, फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी क्लियरेंस मिल गया, दैट इज सो अमेजिंग। है ना, वो ऐसे होता है कि बस चलते गए और मतलब चीजें मिलती जा रही मिलती, बड़े सारे लोग इसको लक का नाम भी दे रहे होंगे, बट इंडीड लक इज व्हाट इट इज द आउटकम ऑफ हार्ड वर्क, Yes, ma'am. व्हाट आई बिलीव। तो ऐसे में कैसे प्रिपरेशन शुरू किया, बिकॉज रिटन के बाद फिर एक नई टेंशन शुरू हो जाती है ना एसएसबी की, तो कैसे करते थे अपना स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन? सबसे पहले बताओ आप कैसे करा और कैसे इम्प्रूव किया ताकि आप बॉर्डर लाइन से स्क्रीनिंग वाले क्राइटेरिया में सेंचुरियन में आ जाओ, फिर तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ही जाता है ना, ये चीज रहती है। मैम मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा 26 को जब आया रिजल्ट रिटर्न का, 29 को मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, बट स्टिल मैं वापस, मैं और मेरी दीदी लखनऊ आ गए। 2 अक्टूबर से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था यहाँ का 21 डेज का कोर्स। उसके बाद मैं जब यहाँ पे हुई तो मैं पहले बार तो आउट हो गई थी, स्क्रीन आउट हो गई थी। सेकेंड टाइम मैं बॉर्डर लाइन हुई, फाइनल टाइम जाके मैं स्क्रीन इन हुई। बट जब मैं बॉर्डर लाइन हुई थी उसी टाइम पे शशि सर ने जब लिया था स्क्रीनिंग वाला पार्ट, तो सर ने कह दिया था इसका कंडक्ट बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसको देख कर लगता है कि ये बन जाएगी ऑफिसर। तो हम वहाँ से कॉन्फिडेंस, जब जब सर ने इसके बाद साइक का भी एक डोजियर हुआ था, उसके बाद भी सर ने मेरी स्टोरी सुन के पढ़ के मेरा पूरा कैंडिडेचर बताया था, कहा था कि इसका कैंडिडेचर बहुत अच्छा है, इसका हो जाएगा। अब वो एक जब टीचर सामने से कहते हैं ना, तो उसका एक कॉन्फिडेंस अलग आ जाता है। तब से हम, जो मुझे थोड़ा बहुत नर्वसनेस थी वो हट गई, और फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मुझे करना है, अब तो करना है। तो मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी अब Yes, ma'am. जनरेट हो गई थी। चलिए, स्क्रीनिंग का तो आपने बताया, अब स्क्रीनिंग के बाद में जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, अब साइकोलॉजी में चाहे टैट वैट एसआरटी एसडी हो, चाहे फिर वो आपकी प्रोफाइल मैपिंग के जरिए आपको हेल्प हो रही हो, या डोजियर का डीब्रीफ हो रहा हो, इन सब चीज़ों की कैसे आपने तैयारी करी, कितना प्रैक्टिस किया था पर्सनल लेवल पर, कितने WATs SRTs प्रैक्टिस किए थे, और इस दौरान एक रणनीति बुक Yes, जो sir. हर बच्चे को मिलती है अपनी स्वयं की रणनीति ड्राफ्ट करने के लिए, वो कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही है? मैं रेगुलर बेसिस पे जो रणनीति बुक में कई सारे एग्जाम्पल थे, उनको पहले तो मैं रीड करती थी, जिसमें प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्सेज थे, उन सबको रीड करती थी। उसके बाद टाइम बेस, जैसे वहाँ पे टाइम होता है, उस अकॉर्डिंग मैं रेगुलर बेसिस पे एक एक प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी, स्टोरीज लिखती थी, एंड उसके बाद फिर टैट वैट एवरीथिंग रोज एक प्रैक्टिस करना था। आई डिड दिस फॉर अप्रोक्स 20 to 30 days. एंड इंटरव्यू की बात करते हैं, यहाँ पर भी इंटरव्यूज आपके हुए होंगे। अब जब आपने बोर्ड पे इंटरव्यू दिया, तो कैसे, कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे, और डांट वाट पड़ी थी क्या आपको? मुझे डांट तो नहीं कोई पड़ी थी, कोई हटके उन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे Okay. थे। इट वाज अ नॉर्मल जनरल इंटरव्यू। PIQ बेस्ड था कि करंट अफेयर्स बेस्ड था? PIQ बेस्ड था। Okay. मैंने उनको हिंट भी किया था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर चुकी हूँ, एंड उन्होंने लखनऊ के बारे में पूछा था, तो मैंने वो भी बताया था कि यूपी AICT बनने वाला है, बट फिर भी उन्होंने करंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। पर्सनल से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे उन्होंने? मैम अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, फिर मेरी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा। उसके बाद फिर मैम फ्रेंड्स वाले जोनर पे उन्होंने रैपिड फायर में क्रॉस क्वेश्चन भी कर दिया था, कि मैंने बताया था कि मेरे स्कूल में कुछ फ्रेंड्स थे, और मैंने ये भी बताया था कि मैं बहुत डिसिप्लिन थी। तो उनका था कि तुम इतनी डिसिप्लिन थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, तो टॉपर्स के जनरली फ्रेंड्स नहीं होते, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे थे? मैंने बताया सर थे। तो फिर उनका क्वेश्चन था कि अगर मैं तुम्हारे फ्रेंड से जाके पूछूं कि आस्था कैसी है, तो वो क्या बताएंगे, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन या फिर मस्तीखोर? तो मैंने कहा कि सर अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनका आंसर ये होगा कि अगर पढ़ाई का टाइम चल रहा है तो आस्था इज स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन, बट अगर वो फ्री टाइम है तो नेक्स्ट लेवल की मस्तीखोर। तो यही आंसर था। उसके बाद फिर नॉर्मल आगे बढ़ गया था। ऑलराइट। सो इंटरव्यू देने के बाद में क्या होप लग रहा था? इंटरव्यू के बाद मैं स्माइलिंग फेस के साथ आई थी वापस, लग रहा था कि शायद हो जाएगा, हो जाएगा। दैट इज गुड। वो जो इंटरव्यूइंग हॉल में जाने से पहले की घबराहट होती है ना, यू जस्ट सी द टाइम, अच्छा मेरे से पहले वाले को इतना मिनट हो गया, ये हो गया, एंट्री करने का एक वो जो रहता है, अच्छा भी एंट्री करनी है, नॉक करूं क्या नहीं करूं, ऐसे में वो सिचुएशन कैसी होती है उस टाइम पर? और मतलब थोड़ा सा डर लग रहा होता है, राइट? कई बार हो जाता है ना, बच्चे बेचारे राइट, वो याद कराया होता है राइट खड़े होना है, चेयर ऐसे होगी तो लेफ्ट खड़े होना, आगे खड़े होना, पीछे खड़े होना। तो ऐसे में एक अच्छी एंट्री और इनिशियली गुड इंप्रेशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है? ओके मैम,
तो मैम मेरा एक तो सबसे पहले इंटरव्यू था, तो मुझे ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, मॉर्निंग में ही हो गया। बट जितनी देर वहाँ पे बैठा के रखा था उतनी देर हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी थी। बट जैसे मैं इंटरव्यू हॉल के सामने गई, मैंने अपने को एक डीप ब्रीथ ली, काम किया। फिर गेट उन्होंने जो लेकर गए थे उन्होंने ओपन कर दिया। सो आई सेड, "मे आई कम इन सर?" फिर उनको गुड मॉर्निंग विश किया। उसके बाद उन्होंने कहा, "हैव अ सीट।" तो मैं जाकर तो बैठ गई, तो हम लोग को फेस शील्ड पहनाया हुआ था। तो उन्होंने कहा, "यू नाउ यू कैन रिमूव योर फेस शील्ड।" अब मैंने फेस शील्ड जैसे ही हटाई, वहाँ पे देखा कि यहाँ पे पानी की ग्लास रखी है, टिश्यू पेपर रखे हैं, उस टेबल पे कोई स्पेस नहीं है। तो अगर उसके ऊपर रखती, दैट वुड क्रिएट अ रॉन्ग इम्प्रेशन। मैंने शांति से ग्लास उठाई, अब उठा तो दी, रखने में लग रहा था कि आवाज़ ना अच्छा नहीं लगेगा। तो आदित्य सर ने कुछ एटिकेट सिखाए थे कि यू शुड पुट योर फिंगर एंड देन ग्लास रखनी चाहिए। मैंने वैसे ही ग्लास रखी एकदम साइड में, फिर अपनी फेस शील्ड रखी, उसके बाद फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये भी एक अच्छा टिप है, स्टूडेंट्स ऑलवेज इंश्योर, जैसे अभी आपको पूरा ट्रिक बताया है, एट सेंचुरी तो वी ट्रेन यू फॉर एवरी एस्पेक्ट एंड फॉर एवरीथिंग, यू नो, उठने से बैठने तक का। इन एनी केस इफ यू आर गोइंग अबाउट टू गो, अभी असिस्टेंस और गाइडेंस नहीं लिया है, तो दिस वुड बी अ वेरी हेल्पफुल टिप फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ कमिंग टू दिस जीटीओ, है ना, गर्ल्स होती हैं और थोड़ा सा ऐसा होता है गर्ल्स ग्रुप में थोड़ा ज्यादा वो जीडीओ कुछ हो, तो दैट इज ऑलवेज अ भड़बड़ काइंड ऑफ थिंग होती यस है। तो ऐसे में इनिशियल लेवल पे, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन एंड ऑब्जर्व एंड व्हाट द कैंडिडेट्स ऑलवेज टेल, कि इनिशियली अगर आपने अच्छा इंप्रेशन बना लिया है स्टार्टिंग के 2 टास्क में, देन आप आईज में आ जाते हो ना जीटीओ के। तो ग्रुप डिस्कशन और जीपी कैसा रहा आपका, क्या टॉपिक्स थे आपके, ग्रुप के साथ में कैसी बॉन्डिंग थी, ग्रुप डायनेमिज्म कैसा था उस दौरान वाइल यू वर परफॉर्मिंग, एंड अदर एक्टिविटीज के बारे में भी मुझे बताइए, बीट इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, पीजीटी, एचजीटी हो, कमांड टास्क कैसा मिला था आपको, इन ओवरऑल पूरा जीटीओ का एक्सपीरियंस बताइए। ओके मैम। मैम हम लोग से पहले एक ग्रुप का मतलब हम लोग का थर्ड डे पे हुआ एंड सेकेंड डे पे कुछ ग्रुप्स के हो चुके थे, तो उन्होंने बताया कि पहले से वो लोग डिस्कस करके गए थे, तो उनका फिश मार्केट नहीं बना था। ओके। मेरे ग्रुप में जितने लोग थे 8 के 8, दे ऑल वांटेड टू गेट सिलेक्टेड बैडली। तो सबने कहा था लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे नहीं, एंड जैसे ही टॉपिक मिला तुरंत फिश मार्केट बन गया। हाँ, उसमें थ्री हम लोग को एक टॉपिक मिला था, लाइक क्या चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। ओके। तो बेटर इरिगेशन टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन ग्रेन्स। मैम मैंने सबसे पहले इनिशिएट किया एंड मैंने शिफ्ट टू वर्ड्स मेज एंड मिलेट्स, इन सब पे गई। एंड उसके बाद सब की सब एक साइड हो गई, साथ की साथ टुवर्ड्स इरिगेशन। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, बट देन मुझे लगा कि मैंने इनिशिएट किया, मैं अब इस पे टिकी रहूंगी। मैं बिकॉज मैंने पढ़ा था कि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। फिर राइस पे 1 kg राइस पे 10,000 लीटर वाटर्स लगता है, ये सब फैक्ट्स ऐड करती गई, मैं अपने पॉइंट पे टिकी रही एंड तक। उसके बाद वो तो खत्म हो गया। हाँ, उस फिश मार्केट में भी मैं ऑडिबल हो पा रही थी बीच बीच में, मतलब जैसे मुझे टाइम मिला था मैं और जब ब्रेक आप ले रही थी। साथ एक तरफ है, एक बंदा एक तरफ है, तो डेफिनेटली ध्यान तो वैसे भी जाना ही जाना है, बस दैट इज गुड। जैसे आपने अभी फैक्ट बताया, आपने पढ़ा था ना, तो Yes, आप अपने पॉइंट्स को नॉलेज की बेसिस पर जस्टिफाई कर पाए होगे, वहां yes, पर ma'am. आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा ड्यूरिंग द ग्रुप Yes, ma'am. डिस्कशन। मुझे लग रहा था कि लाइक दे ऑल आर टुगेदर, तो हो सकता है मेरे पर गलत पड़ जाए, बट फिर मैंने सोचा मैंने इनिशिएट किया है तो मैं अब इस पे ही रहूंगी। एंड देयर आफ्टर जैसे सर मुझे जब 1 सेकंड का ब्रेक मिला था, जैसे सर ने बताया था उसके बीच में बोल देना, तो उस बीच में मैं बस अपना पॉइंट, कोई एक नया फैक्ट लाउडली बोल दे रही थी। उसके बाद उसी को थोड़ी देर जस्टिफाई कर रही थी, तेरा फिश मार्केट चल रहा था, फिर जैसे ब्रेक मिला था नई बात बोल दे रही थी, ऐसे करके कर रही थी। उसके बाद जीपी तो अच्छा गया था हमारा, स्मूथ गया था। हम सब ने, बहुत अच्छी बात ये थी कि सबकी स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, ओके। तो वो बहुत जल्दी वहाँ का डिस्कशन जल्दी हो गया था। कॉमन कॉमन स्टोरी कॉमन किसने दिया था? यहाँ पे कॉमन स्टोरी अदिति ने दिया था, ओके। बट शी डिडंट गॉट रिकमेंडेड। उसके बाद हम लोग का जब बाहर गए, फिर पीजीटी एंड एजीटी स्टार्ट हुआ। वहाँ पे टचवर्ड मैं अपने आइडियाज दे पा रही थी एंड वो इफेक्ट लाइक दे वर इफेक्टिव। एंड जितनी बार मेरे ग्रुप में ने मुझे इतनी बार बल्लियों पे चढ़ाया, जब जब बल्ली पे चढ़ना है, आज था यू गो फर्स्ट, योर बैलेंस इज गुड, यू आर लाइट वेटेड, तुम कर लोगी। एंड अच्छी बात ये थी कि हमारे जीटीओ अगर 1 या 2 बच्चे क्रॉस कर ले रहे हैं, उसके बाद कह दे रहे थे यू प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, तो सबको करना नहीं पड़ रहा था। तो मैंने सारे किए हैं, और कई बच्चे सिर्फ हेल्प में काम आ रहे थे, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट हो चुकी थी। फिर हाफ ग्रुप टास्क में मैंने ही पूरा टास्क किया, और फिर ग्रुप की हेल्प लेकर उसका लेक्चरेट हुआ। लेक्चरेट में मुझे चारों ही टॉपिक्स अच्छे मिले थे। मुझे एक फ्लड पे मिला था, एक फूड
से रिलेटेड मिला था, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला था, तो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चूज़ किया। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैंने ऑप्ट किया, तो उसमें मैंने सारा चंद्रयान, फिर आदित्य L1 एवरीथिंग मैंने सब कुछ ऐड ऑन करके बता दिया। एंड वो 2 मिनट्स 30 सेकेंड पे वो एक रिंग बजा रहे थे, तो मैं तब तक कंटेंट ही अपना बोल रही थी। जब मैंने देखा बेल बज गई, तब मैंने सम अप करना शुरू किया एंड 3 मिनट्स पे से 1-2 सेकेंड पहले जस्ट सम अप किया। उसके बाद फिर मेरे ग्रुप में 25 से 32 तक चेस नंबर थे, बट उन्होंने सबसे पहले 28 चेस नंबर को बुला लिया फॉर कमांड टास्क। मैं गई, मैंने अपने 2 सबॉर्डिनेट्स को बुलाया। अपना टास्क में मुझे नहीं पता था कि मुझे सबॉर्डिनेट से ज़्यादा काम कराना चाहिए कि नहीं, तो मैं इनिशिएट कर रही थी, उनसे हेल्प ले रही थी, लाइक यू डू इट लाइक दिस, और मैं इनिशिएट सब कुछ कर रही थी। जैसे ही मैं वापस आई, उसके बाद बाकी की 7 लड़कियों में से 6 ने मुझे सबॉर्डिनेट बना दिया। एंड मैं जाकर के पूरा उनका पूरी ब्रिजिंग मैं बनाई हूँ, रोप टाई की हूँ। एंड टाई करने के बाद फिर से वहाँ पे देख चुके थे सब लोग कि मैं बल्ली पे चल रही थी, तो मुझे हैंगिंग ब्रिज पे भी चलाया है, पूरी ब्रिज हिल रही है एंड उस पर भी मैं चल रही थी। उसके बाद जब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की बात आई, तो वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा खुश फील की, बिकॉज हम सब जितनी भी लड़कियां जिनसे भी मेरे वहाँ पे कॉन्वर्जेशन हुआ, 90 गर्ल्स में से सब रोप क्लाइंबिंग छोड़ रहे थे, तो मैंने रोप क्लाइंबिंग से ही स्टार्ट किया। वेरी तो नाइस। वहाँ पे मैम कॉन्फिडेंस मिला, बिकॉज वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, 10 मार्क्स का है। प्रैक्टिस कर ली थी इतनी सेंचुरियन के जीटीओ ग्राउंड पे कि वहां पे कॉन्फिडेंटली हो पाया? मैम जब फर्स्ट डे था तो तब बारिश हुई थी, तो सर ने नहीं उस दिन करने दिया था, चोट लग जाएगी। जब सेकंड डे हुआ तो सर ने सिखाया था, जब सर ने सिखाया उसके बाद मुझे तक तुरंत ही कॉन्फिडेंस आ गया, बिकॉज गांव में मुझे बेयरफुट चलना मेरे ताऊजी ने सिखाया था रोप पे। तो अब शूज पहन के नहीं आता था, बट मुझे एकदम भी स्लिप हो जाती थी। जब सर ने सिखाया तो हाथों की ग्रिप मुझे मिल गई, तो मैं चलने लगी फुट का सपोर्ट लेकर के। उसके बाद फिर इतना सर को भी मुझ पर कॉन्फिडेंस आ गया था कि फिर जब दूसरी लड़कियां कह रही सर एक और बार सिखा दीजिए, तो सर कह रहे आस्ता सिखाओ, तुम सबको आस्ता तुम सिखाओ। हम सिखाने में ज्यादा अच्छा आप सीख लेते हो। उसके बाद फिर मैम मेरे घर के पास ही मेरा स्कूल है, तो वहाँ पे रस्सियाँ अवेलेबल हैं, वो टंगी हुई हैं, तो फिर जा करके फ्री टाइम में वहाँ प्रैक्टिस कर लिया करती थी। वेरी नाइस। तो उससे अच्छा हो गया था, काफी टाइम भी नहीं मुझे वहाँ पे वेस्ट हुआ, तो उससे मेरा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बहुत अच्छे हुए थे। करेज फैक्टर और वो जो एक उनको एक पर्सनालिटी और पोटेंशियल क्वालिटीज चाहिए, तो सारी तो आप रिफ्लेक्ट करते जा रहे हो, तो फिर क्यों नहीं रिकमेंड करते हो आपको? और जीटीओ की जो एक इनफॉर्मल डिस्कशन होती है, उसमें कैसे सवाल पूछे थे सर ने? मैम सर ने बेसिकली पूछा था कि यू आर फ्रॉम लखनऊ, मैंने बोला यस सर। वहाँ पे एक फनी इंसिडेंट क्यों गया था कि सर पूछ रहे व्हाट डू यू डू इन लखनऊ, मेरा आंसर था आई लिव देयर। तो सर कह रहे लाइक आई एम आस्किंग यू लाइक डू यू स्टडी और व्हाट डू यू डू देयर। मैंने तब बताया सर आई हैव टेकन अ ड्रॉप। तो सर का क्वेश्चन था ड्रॉप, व्हाई यू हैव टेकन अ ड्रॉप। तो मैंने कहा सर फॉर एनडीए, बिकॉज मैंने पहले के भी 2 अटेम्प्ट दिए बट मेरा रिटन भी नहीं हुआ था। सो ही वाज कन्विंस्ड। उसके बाद फिर सर ने मुझे अपना टास्क बताया एंड फिर सबऑर्डिनेट्स एंड गुड। अभी चलते हैं कॉन्फ्रेंस की तरफ, राइट? सो कॉन्फ्रेंस में कैसा था? हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर? 90 गर्ल्स आपने बताया थे वहां पे, राइट? तो फिर कॉन्फ्रेंस में कैसा सीन था? हाँ, मेरा 28 चेस नंबर था, तो मेरे पहले काफी जा चुके थे। तो जब मैं वहाँ पे बैठी हुई थी वेटिंग एरिया में, आई वॉज अलोन इन द रूम फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि जिस ग्रुप में मैं गई थी उसमें मैं लास्ट थी वेटिंग एरिया में बैठने के लिए। मैं 30 मिनट्स तक वेट कर रही हूँ, कुछ नहीं। 30 मिनट बाद और लड़कियाँ आ गई, मुझे नहीं बुलाया। मैं 40 मिनट्स तक वेटिंग रूम में वेट की थी, मुझे डर लग रहा था। बट जैसे ही मैं कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर की, मैंने एक तो लाइक मुझे लोगों ने एक्सपीरियंस बताया होता कि आप किसी का फेस नहीं देख पाते, मैं सबको देख के आई थी अंदर से। एंड मैंने उनको भी विश वगैरह किया था। उसके बाद मैं बैठी, तो उनके मुझसे सिंपली 2 क्वेश्चन थे। एक तो हाउ वाज योर स्टे, और दूसरा था कि हाउ डिड यू गेट मोटिवेशन फॉर इंडियन एयरफोर्स। मैंने वो दोनों बताया। उसके बाद दे विश्ड मी लक एंड मैं वापस आ गई अंदर। मेरी कॉन्फ्रेंस मुश्किल से 2 मिनट तक चली। क्लियर सीन। सो एयरफोर्स वाला क्या आपने जवाब दिया? बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा आंसर फ्रेम करना आ जाएगा। मैम मेरा लाइक जैसे कि जो मेरा रियल था कि मेरा बचपन से इंक्लिनेशन था डिफेंस की वजह तरफ, सीआरपीएफ ऑफिसर्स की वजह से। उसके बाद अभिनंदन सर वाले इंसिडेंट से मैं और इंक्लाइंड हो गई। एंड मुझे मेरे मैनेजर सर ने भी काफी मोटिवेट किया था, तो मैंने यही सब उन्हें बताया, सो दे वर कन्विंस। तो इसमें बड़ा सारा क्रेडिट तो अभिनंदन सर ले गए। आई होप यू आर वाचिंग सर। इफ यू आर वाचिंग देन डेफिनेटली you are a great source of inspiration, and today Asta, just because getting inspired from you, is now going to join the Indian Air Force flying branch for the ND entry.
नाउ कमिंग ऑन टू, चलो सब हो गया, कॉन्फ्रेंस के बाद आपके शब्दों में जानना चाहती हूँ, जब भी नाम लिया गया रिकमेंडेड वाले बच्चों का, तो कैसा लग रहा था? बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जब वो लेने वाले थे। जब वो मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा कहते हैं ना कि जो हो गए वो भी अच्छा, जो नहीं हुए वो भी अच्छा, ऐसा ऐसा उसी समय लग रहा था आंखों में आंसू आ चुके हैं पूरे, बस यहाँ पे रोका हुआ था। जैसे उन्होंने नाम लिया रियलाइज नहीं कर पाई थी, मेरे आगे मेरे ही रूम से नहीं हुए थे लोग, तो वो चीज़ खराब लग रही थी, उन लोग का हेड डाउन हो चुका था। बट उन सबसे मैं हग करके फिर मैं वहाँ पे चली गई, उन्होंने आगे बुलाया था। फिर मेरे बाद 33 चेस्ट नंबर उन्होंने बोला, वो लड़की आते ही रोना चालू कर दी, मैं वैसे ही अपने आंसू रोकी हुई थी। अब उसको चुप कराते कराते फिर सब वो भी कह रही थी, मैम भी कह रही थी कि जितना तो यहाँ पे नॉन रिकमेंडेड नहीं रो रहे, उससे ज्यादा रिकमेंडेड कैंडिडेट्स रोए थे। उसके बाद हम लोग बहुत रोए, फिर डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गया, फिर उसमें बिजी हो गए थे। चलिए बहुत अच्छा। सीपीएसएस में कैसा रहा, और क्या क्या प्रैक्टिस करके गए थे, और उधर कितना इजी लगा? कहते हैं कि अगर आप गेम्स खेलते हो मोबाइल पे और उसमें बहुत इजी हो जाता है, बट एक्चुअल में व्हाट इज द सिनेरियो, आई वांट टू नो। मैम सबसे पहले तो उसमें जो वो वाला क्वेश्चन रीजनिंग वाला पार्ट होता है, वो मैंने पहले से भी यहाँ पे काफ़ी प्रिपेयर किया हुआ था, तो वो पार्ट तो इजी लगा मुझे, काफ़ी अच्छे से हो गया, अच्छा जा रहा था। फिर जब वहाँ वाला मेन वाला उसमें जब ब्रीफिंग भी हो रही थी, तो जब ब्रीफिंग मेरी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी थी, तो वहाँ पे ब्रीफिंग वाला पार्ट बहुत बोरिंग लग रहा था कि इंटरेस्टिंग नहीं जल्दी लग रहा करो होगा ना? जल्दी करो, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम्म। उसके बाद जब गेम्स की बारी आई, तो गेम्स हम वीडियो गेम्स से मैंने तो खेले भी नहीं है ज़्यादा, फ़ोन पे थोड़ा बहुत खेले, तो मुझे तो उनसे अलग लगे। हम्म। बट यहाँ पे जो मैंने प्रैक्टिस की थी, तो जॉयस्टिक और रडार पेडल पे मेरा कंट्रोल था, हम्म। तो मैं उनको मैनेज कर पा रही थी, तो उस वजह से मेरा हो गया। एंड मैम एक और चीज़ थी कि उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन समझा दिए थे, तो उन्होंने कहा था जब सेम इंस्ट्रक्शंस आएंगे आपको अगर याद हो तो आप स्किप करते आना, तो मैं इंस्ट्रक्शन से स्किप करती गई थी, तो मेरा सबसे पहले हो गया था। मैं कॉकपिट में खड़ी हो चुकी हूँ, मैं देख रही हूँ सबके सब अभी लोग कर रहे हैं बाकी बच्चे, मैं डर गई, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या। फिर वहाँ पे सर जो थे उन्होंने कहा आप ऊपर जाके वेटिंग एरिया में बैठ सकती हो। मैं ऊपर वेटिंग में जाके बैठ गई, मैं वेट कर रही हूँ, बाकी बच्चे आ ही नहीं रहे। फिर सब कम से कम मेरे 5-6 मिनट बाद बच्चे आना स्टार्ट शुरू हुए। किया, बिकॉज दे मस्ट बी रीडिंग, प्रैक्टिस नहीं किया होगा, मे बी यही वजह एक रही हो सकती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है। तो चलो इतना सारा करके फाइनली सेटिस्फाइड, हैप्पी होके लखनऊ वापसी हो गए कि अब चीज़ें बहुत बड़ी और बेहतरीन है, दैट इज़ गुड। अभी घर में क्या है, रूटीन क्या है, और अब क्योंकि नाम आ चुका है तो क्या क्या चीज़ें माइंड में चल रही हैं, और नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के बाद में क्या शॉर्ट टर्म गोल प्लान किया हुआ है आपने? क्या, तो मैं फिलहाल मॉर्निंग में उठती हूँ, फिर मेरा एक प्रॉपर एक एक्सरसाइज का रूटीन है जहाँ पे इंश्योर करती हूँ चोटें ना लगे अब, क्योंकि फिर ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसके बाद फिर नॉर्मल ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर दोपहर में थोड़ा डांस वगैरह मैं करती हूँ, उन सब में मैं इंक्लाइंड हूँ, अपनी सारी हॉबीज़ पे ध्यान दे रही हूँ। एंड फिर शाम को मैं थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ कि पढ़ाई से भी टच ना छूटे, अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा। उसका एक्साइटमेंट है ज्वाइन करना है। फिर एनडीए में ज्वाइन करने का अभी तो मेरा फर्स्ट गोल है, आई वांट दैट स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। वेरी नाइस, दैट इज रियली गुड। और बहुत ड्रीम होता है एस्पिरेंट्स का जब वो ज्वाइन करते हैं एकेडमी टू गेट दिस वर्ड ऑफ ऑनर। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि एकेडमी ज्वाइन करने से पहले पढ़ाई मत छोड़िएगा, इवन इफ़ यू आर मेरिट, बिकॉज आपको एक नया कोर्स आगे परस्यू करना है, आपके ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, टच में रहोगे उतना इजी ब्रीजी रहेगा। और जहाँ तक मैंने सुना है कि एक एंट्रेंस टेस्ट भी छोटा सा लिया जाता है टू चेक योर नॉलेज अबाउट द हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश, एंड एक दो चीज़ें उसमें और होती हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। दैट इज़ अ वेरी जनरल काइंड ऑफ टेस्ट होता है, जिसमें कि जस्ट एक जनरल मुझे लगता है कैंडिडेट का लेवल या लैंग्वेज नॉलेज पता चले। तो मैंने सुना है, अब देखते हैं आप बैच ज्वाइन करोगे ऐसा होगा कि नहीं होगा, डोंट टेक टेंशन, एवरीथिंग इज इजी ब्रीजी नाउ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर से आए होते हैं, घरों में नहीं रह रहे होते हैं, हॉस्टल लाइफ आपने तो सब देखा है यहाँ पर, राइट, सेंचुरियन में कि हॉस्टल वाले गर्ल्स के साथ भी बैठ के पढ़े हो, सारी चीज़ें हैं। तो क्या आपको लगता है कि चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वंस यू आर आउट फ्रॉम योर घर और आप यहाँ रह के तैयारी कर रहे हो, है ना? आपने अच्छे भी बच्चे देखे हैं, बिगड़े हुए भी देखे, हर तरीके का बच्चा है। सो व्हाट शुड वी डू? इस एज पर डिसअट्रैक्ट होना बहुत कॉमन चीजें हैं, इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, कैसे माइंड को काउंसल, सेल्फ काउंसल कैसे किया जाए? हम एक्चुअली मेरा हमेशा से फोकस बहुत क्लियर है, जैसे जब 12th में थी तो मेरा उधर स्टडीज़ पे फोकस था, वही सेम अभी मेरा इंडिया पे फोकस था।
मैम मैं आती थी, मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ ऐसे थे, हाय हेलो, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, मेरा क्वेश्चन है, मेरा डाउट है, आपस में सिर्फ पढ़ाई की बात और थोड़ी बहुत मस्ती की, खाने पीने की बात, वो सब। वंस मैं कोचिंग के बाहर हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ एक है, एनडीए। तो उस तरह से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई पूरे टाइम, मेरा फोकस क्लियर रहा। वेरी नाइस। एंड एक आप अपना पर्सनल मुझे रिव्यू दीजिए कि मतलब वी बीइंग फ्रॉम सेंचुरियन वी से कि हम A to Z आपको पूरी तैयारी कराते हैं, राइट? चाहे आपका रिटन हो, आपका एसएसबी इंटरव्यू हो, आपका पर्सनालिटी हो, आपका स्पोकन इंग्लिश हो, आपका फिजिकल फिटनेस हो, एवरीथिंग। आपने क्या महसूस किया है? मैं जेन्युइन लेवल पर जानना चाहती हूँ ये चीज़, क्योंकि बच्चा सुन रहा है। द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज कि आपको जेन्युइननेस पता चले। हाँ, तो मैम मैंने तो फील किया कि यहाँ का रूटीन वाज परफेक्ट, बिकॉज हम रिटर्न के टाइम पे थे, तभी हमारी स्टडीज भी प्लान हो जाती थी, साथ में उसी टाइम से हम पब्लिक स्पीकिंग करते आ रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश की क्लास में सर तभी से क्लास में इंटरव्यू करवाते थे, तो उन सब चीज़ से कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो आई फेल्ट इट वाज गुड। तो मेरी तरफ से तो कोई एक्स्ट्रा सजेशन नहीं। चलिए। एंड एनी मेमोरेबल मोमेंट विद एनी ऑफ योर एसएसबी मेंटर्स ओवर हियर, यहाँ पर, या किसी फ्रेंड के साथ में? मैम प्रमोद सर, उन्होंने मुझे जब वो रॉड पे चलना वाला टास्क था, तो मैं बीम पे काफ़ी डिसबैलेंस होती थी, बीम बैलेंस पे। तो मैं साइड बाय साइड वॉक कर रही थी, तो सर पीछे से आए एंड बहुत तेज़ डांटा था सर ने मुझे, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा मैं डर भी गई थी, कहने कि जब गलत टेक्निक से करोगी तो फिर कैसे चल पाओगी। एंड उसका ये एडवांटेज मिला, वो तो मोटी बीम थी, उसके अलावा मैं वहाँ पर पतली पतली बल्लियों पे भी बहुत स्मूथली चल पाई उनकी। वो तो मैम वो चीज़ हमेशा याद टेक्निक वॉज रहती क्लियर, हाँ, टेक्निक Yes, ma'am. होने के बाद में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे में अब आइए इस टॉक शो को हम कंक्लूड करते हैं और चलते हैं उन टॉप 3 टिप्स जो आस्था देना चाहती है हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को विद रेफरेंस टू द एनडीए रिटन एग्जाम एंड द एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके मैम। तो मैम मैं फर्स्ट टिप तो ये देना चाहूँगी कि रिटन के टाइम पे आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना स्कोर करना है और क्या पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है। एंड उसमें आप जो भी पढ़ते हैं उसका रेगुलर रिवीजन इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसएसबी के लिए, एसएसबी ओवर प्रिपेयर नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपको अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा एनहांस करना चाहिए, आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करिए, बट डोंट ट्राई टू मग अप द थिंग्स। एंड मैम मैं एक मेडिकल के लिए भी टिप देना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, करने से पहले आपको कोई इंजरी ना हो, कोई सर्जरीज आपको ना लेनी पड़े। बिकॉज मैंने देखा मेरे साथ कई बच्चे आए थे जिनको पता ही नहीं है कि उनके साथ ये डिफॉर्मिटीज हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो वो भी आप ध्यान देना। हाँ, बिकॉज आप सिलेक्शन प्रोसेस पूरा क्लियर करते हो, देन यू कम टू नो, तो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग होता है एस्पिरेंट्स के लिए। तो जितना बच के रहेंगे उतना अच्छा है। सो गाइडेंस के अंदर अगर कुछ भी फिजिकल प्रैक्टिस करनी है, गाइडेंस के अंदर करिए, सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ में करिए। तो इसी के साथ में डियर एस्पिरेंट्स, होप आज का हमारा ये टॉक शो विद ऑल इंडिया रैंक 22 आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगा। आज के इस टॉक शो से हमने बहुत कुछ सीखा। डिसिप्लिन का मायना सीखा, हमने ये सीखा जब डेडिकेशन एकदम चरम सीमा पर हो तो कैसे झक मारकर कामयाबी आपके पीछे चली आती है। हमने ये सीखा कि सिर्फ डिसिप्लिन ही जीवन को पार लगाने में जरूर इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने ये देखा कि आस्था डिसिप्लिन के साथ में मस्ती भी उतनी ही डबल डोज में करती थी जब अपने फ्रेंड्स के साथ में होती थी, जो ओवरऑल बैलेंस्ड पर्सनालिटी को क्रिएट करते थे। तो कहने का तात्पर्य ये कि आर्म्ड फोर्सेस में जब हम पोटेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की बात करते हैं तो ये ओवरऑल मिक्सचर ऑफ सब चीजें होता है। अक्सर मैंने अच्छे बच्चों को भी सिलेक्ट हुए देखा है और मैंने बैक बेंचर्स को भी रिकमेंडेड होते हुए देखा है। रीजन ये है कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। एकेडमिक्स प्लस पर्सनालिटी प्रोफाइल का एक इक्वल बैलेंस ही आपको रिकमेंडेशन की तरफ ले जाता है, और उसके साथ में अगर गाइडेंस और मार्गदर्शन सही हो तो ये जो रास्ता है ना, ये जो सफलता का रास्ता है थोड़ा छोटा हो जाता है और मुझे लगता है कि फ्रूटफुल प्रूव होता है। राइट इनफ एंड वेल सेड विद दिस। थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड आस्था, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नेशनल डिफेंस एकेडमी को आप ज्वाइन करने जा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आपको आपका जो ड्रीम मैनिफेस्टेड जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है वो आप लेकर पासिंग आउट परेड में मुझे दिखे, और मैं और शशि सर भी उस परेड का हिस्सा हो और आपको ऐसे ही देखे खुश हो, वीडियोस बनाएं और आपकी फोटोग्राफ्स खींचे और बच्चों के साथ में शेयर करें। सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस व्हेन आवर स्टूडेंट्स दे गो, दे shine out with pride and flying colors. With this, aspirants, thank you so much for staying in.
For more such videos, please follow and subscribe to our channel. Thank you, Namaskar and Jai Hind. क्या आप भी प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाकर सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने कंधों पर सितारे देखना चाहते हैं? तो आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप दूसरों की तरह केवल ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो कर या गुमराह करने वाली कोचिंगों में पढ़कर अपने अटेम्प्ट्स को वेस्ट कर सकते हैं, और आपके पास एक और ऑप्शन है, और वो है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का एनडीए रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र कोर्स, जो कि आपको हेल्प करता है न सिर्फ एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करने में, बल्कि एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने में भी। रक्षा क्षेत्र में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसी टॉप रैंक देने वाला एकमात्र रक्षा संस्थान आपको ऑफिसर कैडरे में अपना सुनहरा भविष्य बनाने का मौका दे रहा है। आज ही ज्वाइन करिए एनडीए रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र एनडीए कोर्स लखनऊ एवं देहरादून में।